हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सामाजिक जीवन में। इससे पहले हमारा वीडियो आया था मुग़ल साम्राज्य का इतिहास पार्ट 1। आज हम लोग मुग़ल साम्राज्य का इतिहास पार्ट 2 के विषय में चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे, हम लोग पढ़ेंगे उत्तरकालीन मुग़ल साम्राज्य। साथ ही साथ देखेंगे मुग़ल शासक की व्यवस्था, धार्मिक राजनीतिक व्यवस्था पर नज़र दौड़ाएंगे। इससे भी क्वेश्चन आया है, तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं और जानते हैं मुग़ल सम्राट के बारे में। हम लोग आगे जानते हैं। हम लोग ने चर्चा किया था पार्ट 1 में औरंगजेब की मृत्यु तक। औरंगजेब के मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल आता है। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था और बहादुर शाह को शाह बेखबर के उपनाम से भी पुकारा जाता था। इसका शासनकाल था 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक। इसके बाद शासन आता है जहांदार शाह का। जहांदार शाह का शासनकाल रहता है 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी तक। मात्र 1 साल यह शासक बना रहता है और जहांदार शाह का लाल कुंवर नामक एक वेश्या से संबंध के कारण ये चर्चित रहता है। और आपको बता दें कि जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। जहांदार शाह के बाद नेक्स्ट शासक आता है फर्रुखसियर। इसका शासनकाल रहता है 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक। फर्रुखसियर को मुग़ल वंश का घृणित कायर भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि इसी समय में 1707 ईस्वी में एक शिष्टमंडल जॉन सुरमन की नेतृत्व में भारत आया था। उस समय फर्रुखसियर जानलेवा घाव से पीड़ित था और इस शिष्टमंडल में डॉक्टर हैमिल्टन नामक एक डॉक्टर था, जिसने कि फर्रुखसियर का इलाज किया और ठीक हो गया, जिस कारण से फर्रुखसियर खुश होकर ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे भारत में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति दिया। साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को सिक्के भी जारी करने का आदेश दिया और इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1707 का ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इसे मैग्ना कार्टा के रूप में कहा गया। फर्रुखसियर के बाद मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल आता है 1719 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक। ये शासक बना रहता है और आपको बता दें कि इसका रंगीला सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण इसका मोहम्मद शाह रंगीला का रंगीला टाइटल रखा गया। और आपको बता दें कि संगीत के क्षेत्र में मोहम्मद शाह रंगीला को अनेक ख्यालों की रचना किया था। और इसी के समय में आपको बता दें कि ईरान का शासक नादिर शाह 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह रंगीला ही था। और आपको बता दें कि नादिर शाह ने लगभग 70 करोड़ रुपए धनराशि और शाहजहां द्वारा बनाए गए तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा को लेकर वापस ईरान चला गया। उसमें ईरान का नाम फारस था। तख्ते ताउस पर अंतिम शासक मोहम्मद शाह रंगीला ही था बैठने वाला। यह क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह का शासनकाल आता है 1748 से 1754 ईस्वी तक। इसका शासनकाल रहता है। और इसके बाद आलमगीर द्वितीय आता है 1754 से 1759 ईस्वी तक। इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट शासन आता है शाह आलम द्वितीय, जिसका कि शासनकाल रहता है 1759 से 1806 ईस्वी तक। और आपको बता दें कि शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा किया था। और इसी बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है कि 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच, दोनों सेनाओं के बीच होता है, जिसमें मराठों की हार होती है। और अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। नेक्स्ट शासक आता है अकबर द्वितीय। इसका शासनकाल रहता है 1806 ईस्वी से 1837 ईस्वी तक। इसी ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि धारण किया था। और आपको बता दें कि अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय लास्ट शासक होता है, अंतिम शासक होता है मुग़ल सम्राट का, जो कि 1837 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक मुग़ल वंश का अंतिम शासक बना रहता है। बहादुर शाह द्वितीय या जफर का अंतिम मुग़ल सम्राट था, जिसने 1857 की क्रांति में भाग लिया। और इस कारण से अंग्रेज़ों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और रंगून भेज दिया गया और वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। और साथ ही साथ मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह जफर के ही शासनकाल में दिल्ली में रहते थे। इस तरह से मुग़ल सम्राट का अंत होता है। और हम लोग चर्चा करते हैं मुग़ल शासक व्यवस्था कैसा था, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मंत्रिपरिषद को वजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर का पद सबसे महत्वपूर्ण था। और सम्राट के बाद शासक का जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था उसे वकील था। और दीवान मीर बख्शी, सद्र उस सद्र एवं मीर समन में विभाजित कर दिया जाता था। औरंगजेब के समय में
असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्ष तक दीवान के पद पर कार्य किया था। मीर बख्शी द्वारा सरखत नामक के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिलती थी। जब कभी सदर न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी के नाम से हम लोग जानते थे। लगानहीन भूमि मदद ए मास का निरीक्षण सदर करता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समा कहलाता था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। शरीयत के प्रति कार्य करने वालों को रोकना आम जनता के दुष्चरित्र से बचाने का कार्य मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल सम्राट का बंटवारा सूबों का सरकार में, सरकार का परगना या महाल में और महाल का जिला या दस्तूर ग्राम में बटे थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसे मबदा या दीह कहते थे। माबदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नगला कहा जाता था। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य के बारे में कुछ चर्चा करें तो पद था सूबेदार, और आपको बता दें कि कार्य इसका था प्रांतों में शांति स्थापित करना। दीवान का कार्य था प्रांतीय राजस्व का प्रधान सीधे शाही दीवान एक के प्रति जवाबदेह है। बख्शी प्रांतीय सैन्य प्रधान था। फौजदार जिले का प्रधान फौजी अधिकारी था। अमील या अमल गुजार जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी था। कोतवाल नगर प्रधान था। सिकदार परगाने का प्रमुख अधिकारी था। आमिल ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। भूमिकर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी, जिसमें पहला भूमि थी खालसा भूमि, प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में था। ये जागीर भूमि तनख्वाह के बदले दी जाने वाली ये भूमि थी। सयूर गल या मदद ए मास अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि थी। इसे मिल्क भी कहा जाता था। शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। अकबर के द्वारा कौड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी जो 1573 ईस्वी में की गई थी, और इसे अपने क्षेत्र में से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया। पोलज, इसमें नियमित रूप से खेती होती थी। वर्ष में 2 बार फसल होती थी। प्रति इस भूमि का पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल में खेती की जाती थी। चाचर, इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल में खेती की जाती थी। बंजर, यह खेती भूमि योग्य नहीं थी, इसे लगान भी वसूल नहीं किया जाता था। 1570-71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नींव प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारित 2 प्रकार थे। एक का नाम था तकसील एवं दूसरे का नाम था तहसील। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नक्श प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया था। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। खुदकास्त, ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां वे निवास करते थे। पाही कास्त, ये दूसरे गांव में जाकर कृषि करने वाले किसान थे। मुजारियन जो था खुदकास्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि करते थे। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। और कुछ चर्चा करें, आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई थी, साथ ही साथ अपनी बेगम नूरजहां का भी नाम अंकित करवाया था। मुगल कालीन लगान वसूलने का व्यवस्था आपको बता दिए कि गल्ला बख्शी, नसक और जब्ती था। सिक्के का सबसे बड़ा सिक्का ससंब सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था पर आधारित चांदी का रुपया था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग हुआ करता था। 1 रुपया में 40 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी: पैदल, घुड़सवार, तोपखाना और हाथी सेना।
मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित था। इससे पहले हम आपको बताए थे कि मनसबदारी प्रथा अकबर ने प्रारंभ करवाया था। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा, 2500 से ऊपर मनसब प्राप्त करने वाले अमीर ए आजम कहलाते थे। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञात होता है। और कुछ साथ ही साथ चर्चा करें तो जहांगीर ने सावर पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की थी। सर्वप्रथम यह पद महाबत खां को दिया गया था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या मात्र 79 थी। तो इस प्रकार हम लोगों ने चर्चा किया मुगल साम्राज्य के बारे में। तो इस प्रकार हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है, मुगल साम्राज्य का पूरा इतिहास। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगला हमारा वीडियो आएगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में कैसे होता है और कैसे कैसे भारत धीरे धीरे गुलाम की जंजीरों में बंधे चला जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।